कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। कह रहे थे कि हम प्यार से कश्मीरी को की दिल से देंगे, फिर भी क्या ये गलत लगाना कोई प्यार है? आज उनको इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है, न ही किसी के पैसे बटोरेंगे। आज मुझे मालूम है कितने मुश्किल से मैं आज खड़े होकर यहाँ बात कर रहा हूँ। क्या जवाब दूंगा मैं बाहर लोगों को? क्या इसलिए हमने इस मुल्क के झंडे को थाम के रखा हुआ है कि बार बार मुझे इन चीजों के लिए लोगों से माफी मांगनी पड़े? बार बार मुझे हर गोली का जवाब देना पड़े? हिंदुस्तान से आजादी बढ़ाना ही नहीं है, ये सबों का मकसद है। हम हमारा अठारह सितंबर की शाम वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए रवाना हुए, जहां वजीर-ए-आज़म ने कश्मीरियों के हकीकी मौक़िफ़ को पेश करना था। उसी शाम भारत से उड़ी ब्रिगेड पर हमले की खबर आती है। देश पर बहुत बड़ा हमला। कश्मीर के उरी में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर हमला बोला। भारतीय मीडिया पंजे झाड़कर पाकिस्तान के पीछे पड़ जाता है, लेकिन पार्टी के मुताबिक अब बात एक्शन पर होनी चाहिए, न कि बयान। We can't wait to be a sitting duck now. और दवा के पैकेट भी मिले हैं जिन पर पाकिस्तान की मुहर थी। Israel does not go around asking people, do you support us if we are going to strike against them? Do you support us if we are going to take action against them? अगली सुबह भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी भारतीय मीडिया की तकलीद करते नजर आते हैं। A group of heavily armed terrorists, they opened fire on an administrative base of one of the units of Indian Army located at Uri in Kashmir at 5:30 early this morning. And as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. मगर हिंदुस्तान की वजारत दिफा और कौमी तहकीकाती इदारे NIA की रिपोर्ट DGMO के बयान की तरदीद करती है। इन रिपोर्ट्स के बाद तो मामला वाज़ेह हो जाना चाहिए था, मगर भारतीय मीडिया की तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब ही रहा। इस हमले में हर जगह पाकिस्तान की छाप है। इस हमले में आतंकवादी पाकिस्तान के। Finally, we tell the world that you want to do business with India, then stop doing business with Pakistan. Because you do business with Pakistan, sorry, the doors are closed for you. I think we need to tell our people, this is what Pakistan did, this is what we have done. We hardly Pakistan is not good enough. United States, you have to take action against Pakistan. उरी में आतंकी हमले में 17 जवानों। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ यकतरफा नशरियात ने भारतीय आवाम को ऐसे जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया जो मोदी सरकार के काबू से भी बाहर हो गया। अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो भारत की जो छवि बनेगी वो एक कमजोर देश के रूप में बने। अभी इनके कैंपेन उनको उखाड़ के फेंके, लातों की भूल बातों से नहीं मानते। एक एक बच्चा हिंदुस्तान का बिल्कुल इनके परिदान देगा, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे हम लोग। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी की लापरवाही से हमारे जवान मारे जा रहे हैं। भारतीय हुकूमत और मीडिया के मौक़िफ़ में तफरीक करना इंतहाई मुश्किल हो गया। देश की सेना और आवाम सब यही चाहते हैं कि आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। हिंद तो हो ही नहीं सकता सिंध के बगैर, ये तो आपके नेशनल एंथम में है सिंध। तो जब तक कि टूटेगा नहीं, चाहे उसको 1 साल लगे 10 साल लगे। 20 जवानों का खून बहुत महंगा पड़ना चाहिए पाकिस्तान को। जवाब देने की तैयारी में भारत। सूत्रों के हवाले से खबर, सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। 29 सितंबर की सुबह भारतीय आवाम के लिए सबसे बड़ी खबर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह की वो मीडिया ब्रीफिंग थी, जिसमें उन्होंने कहा, इंडियन आर्मी कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स लास्ट नाइट एट दीज लॉन्च पैड्स। इस खबर के नशर होते ही हिंदुस्तान भर में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
मुबारकबाद के पैगामात से गूंजने लगे। जब से ये बात सुनी है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान ओरिएंटेड कश्मीर के अंदर, घुसकर सेना ने जवाब दिया है, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। बहुत अच्छा किया है मेरे ख्याल से, ये बहुत बढ़िया, बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसी का इंतजार था, पहले ही कर देना चाहिए था। स्टेप हमारी सरकार ने उठाया है, सिर्फ उनका एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया पाकिस्तान को, भी अभी हम शुरुआत कर सकते हैं। अभी भी उम्मीद करता हूं कि वो हमारा समर्थन करें और हम मिलकर इस आतंकवाद को जड़ से। मगर यहाँ काबिल गौर बात यह है कि जनरल रणबीर सिंह का दावा बिना सबूत के पेश किया गया और मीडिया के सवाल करने पर ब्रीफिंग का इख्तिताम कर दिया गया। We will not be taking any questions at the moment, but during the course of the day we will be providing more information to you as more information becomes available to us. पर इस दावे की सरकारी तफसीलात कभी भी जारी ना हो सकी। भारतीय मीडिया के मुतज़ाद मौक़िफ़ और हुकूमत की मुसलसल खामोशी ने सर्जिकल स्ट्राइक की हकीकत पर सवालात खड़े कर दिए। ये ऑपरेशन हुआ था, दिल्ली के वॉर रूम से भारतीय सेना की कार्रवाई पर नजर लगातार रखी जा रही थी। हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा, ये वो 4 इलाके हैं। सेना ने हमला किया, वहां पर पाकिस्तानी सेना के हैंडलर अफसर भी मारे गए थे। At least 35 to 40 terrorists, that's the minimum number. At least 35 to 40 terrorists have been killed. आतंकी कैंप नेस्तनाबूद, 38 आतंकवादी कम से कम मारे गए। 500 मीटर से 3 किलोमीटर तक LOC के अंदर हमारे पैरा कमांडोज गए। Mi-17 हेलीकॉप्टर में गए थे और 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन पूरा करने के बाद सब लोग वापस लौट आए हैं। किसी को दूसरी जानिब ISPR ने मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों को कंट्रोल लाइन पर उन मुबैना ठिकानों का दौरा करवाया जहां भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था। Behind me is Indian administered Kashmir. The Pakistani military has brought in a busload of foreign and local media to reinforce their argument that this location, one of the 2 of the 5 where Indian military claimed that they went in and conducted surgical strikes. Life in that valley behind me is going on as normal. Schools are running, public transport is up and going. There has been no evacuation, and also when we see in like local media, we can see that there has been no public mourning. There have been no funerals. Life goes on as normal. अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल में जब गए, कोई ऐसे आसार ना हमें आसार नजर आए, ना वहाँ के जो लोग थे वो इस चीज को मानने पे तैयार थे। वो लोग वेल अवेयर थे। धीरे धीरे खुद हिंदुस्तान के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक की हकीकत पर आवाजें बुलंद होने लगी। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वीडियो जारी किया जाए, ये मांग तो उठ रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी खबर आई कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने, सेना ने ये कह दिया है कि वीडियो जारी हो सर्जिकल स्ट्राइक का, इसके वो पक्ष में नहीं है। इसीलिए अब सबूत देना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। Army did carry out the surgical strike. Distorted view of reality. No, there is no bias. You जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है तो सही है या गलत है मुझे लगता, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। भारत को इस सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ देना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो, भारत कह रहा था यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहां बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं। यहां तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। BBC वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। They should have been mentally prepared that there could be questions being asked of them, not just by Pakistan but other media channels as well. एक आम आदमी के लिए सर्जिकल हमले की इस्तिलाह खासी गैर मानूस है। अगर इस इस्तिलाह को समझ लिया जाए तो फिर बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारतीय फौज सर्जिकल हमला करने की सलाहियत और अहलियत रखती है? You know, as surgical strikes are very precise, you need weapon systems which are precision guided. So that is also extremely important. Then you also have to have intelligence and ground-based intelligence, aerial intelligence, which I think India does not have. The technology
nor do they have the intelligence to the extent that is needed for these precision, targeting. At the same time, I would also say that, Pakistan has the capability to deter any of their aggressive or designs. And Pakistan was very much alert and is alert. Its forces are always alert against Indian aggression. And then I think one has to understand that if India were ever to launch a truly surgical strike, then it has to expect a retaliation from Pakistan. And what that retaliation would mean would be that there would be an escalation of conflict. And that escalation of conflict would probably run wild. So I think there are many areas in which India is not capable of sort of influencing the decision making in Pakistan. सवाल तो पाकिस्तान के इक़्तिदार आला का भी है। इसके अलावा एक अहम तरीन पहलू बैनुल-अक़वामी क़वानीन के इतलाक़ और मुज़बिरात का भी है, जिसके नताइज हमलावर रियासत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं, ख्वाह वो हमला तसव्वुराती ही क्यों ना हो। The Indian calculus is really based on notions of power more than sovereignty. The sovereignty of Pakistan has always been negotiable for them. Surgical strike is basically a loose political phrase. In a legal sense, it means someone tries to intervene unlawfully, without authorization, into another state. That's what strike means. The moment you cross the border, or any line or any arrangement which demarcates distinction between two territories in control of two different states, you are carrying out an unlawful, unauthorized intervention. So the surgical strike would be viewed as an unlawful intervention inside Pakistan, which means if it's an unlawful intervention, then it creates a right to the state of Pakistan, or it gives the right to the state of Pakistan to respond. This right is referred to as reprisal under international law. Under law of reprisal, you can respond back in a proportionate sense to the wrongful act which has been inflicted on you as a state. This right can also be called the right of anticipatory self-defense, which means in anticipation of a possible surgical strike, as we say, or unlawful intervention, a state can strike back in advance. So which means if there is a claim of a surgical strike from the Indian side, then that claim has to be matched with a right of reprisal. If Pakistan has chosen not to carry out a reprisal, I would assume the surgical strike on fact on the ground hasn't taken place. तो फिर पसे पर्दा वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से भारत ने एक तसव्वुराती सर्जिकल हमला किया? What has changed is that there's been an unprecedented uprising in Kashmir against Indian state brutalities, and secondly, that the Indian state has not been able to contain the story. This has led to a series of escalatory actions from the Indian government and state together, which we can talk about, one of them being this alleged surgical strike. It only serves to divert attention from the Kashmir story. It was seeking to contain. Probably it was politically aimed at winning elections in UP and Punjab, and that is why the Indian opposition parties were challenging what the government was saying. इस सर्जिकल हमले की असल हकीकत क्या है? हिंदुस्तानी मीडिया ने दावा किया कि भारतीय कमांडोज को 35,000 फीट की बुलंदी से आजाद कश्मीर में वाक़े दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों पर उतारा गया। हिंदुस्तानी फौज को दस्तयाब फिजाई वसाइल का जायजा लिया जाए तो ये दावा मुमकिन नजर नहीं आता, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ पहाड़ी सिलसिलों की नाहमवार बुलंदियां अस खुद कमांडोज के उतरने को नामुमकिन बना देती हैं। MC4 हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग का शुमार उन ऑपरेशंस के लिए बेहतरीन साजो सामान में होता है जो 30,000 फीट की बुलंदी तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस कदर बुलंदी से जब कमांडोज को उतारा जाए तो 360 पाउंड वजनी इस इक्विपमेंट को अमूमन हवा का रुख 60 से 70 किलोमीटर का बहाव फराहम करता है। लिहाजा हवा के बहाव के साथ सही मकाम पर उतरना मुमकिन नहीं होता। नाहमवार बुलंदियां भी जमीन तक पहुंचने में उसके लिए रुकावट साबित होती है। दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों की तादाद के बारे में इब्तिदाई तजाद और भारत में सर्जिकल हमलों के हवाले से उठने वाले सवालात के बाद भारतीय सहाफी परवीन सवामी ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में आजाद कश्मीर में वाक़े ऐसे 3 मुबैना ठिकानों की तबाही की इत्तला को दुरुस्त करार दिया। Indian troops destroyed a Lashkar-e-Taiba staging post near the Al-Hawi bridge. This staging post was the last point where Lashkar cadre trying to infiltrate across the line of control used to be kitted out and equipped. Indian troops seem to have struck near the bridge using rocket-propelled grenades and small arms early in the morning, catching the Lashkar troops off fire. 5 or 6 of them at least seem to have been killed. The bodies were whisked off early in the morning in a truck towards Chanana, further down the Neelam Valley, before anyone really knew what was going on. ये दोधनियाल का कस्बा है जिसकी आबादी 2500 से 3000 नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल का फासला तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर है। दोधनियाल के बिल्कुल वस्त में ये अल-हावी का पुल है जिसके दोनों जानिब आबादी है। पहाड़ों के दरमियान इस प्याला नुमा वादी में गोली तो दरकिनार रात की खामोशी में जब मामूली आवाज भी गूंजती है तो गिरदो नवा के मकीन बाखबर हो जाते हैं। यहाँ पर ना तो किसी तबाहशुदा इमारत के आसार हैं और ना ही भारत की जानिब से किसी कार्रवाई के शवाहिद मौजूद हैं। इंडिया दावा कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, जबकि ऐसा बिल्कुल झूठ है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। इंडिया बिला वजह झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं सारा। हमने उनकी खबरों में उनके हवाले से सुना है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो हमारी एक पोस्ट यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे है, तो वहाँ पे कहीं उन्होंने फायर किया और हमारी जब आर्मी ने जवाब दिया तो वो अपना एरिया छोड़ के भाग गए थे। नहीं, 28 सितंबर के दिन हम लोग ड्यूटी पे थे। यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं हुई। इधर कुछ भी नहीं हुआ, कोई फायर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, ना इधर कोई ठिकाना, ना इधर मुसलमान रहते हैं, इधर मुजाहिद कोई भी नहीं रहता है। In Lipa, quite close to the line of control in Kupwara, Indian troops seem to have carried out a similar raid, blowing up a Lashkar-e-Taiba facility in the hamlet near Khairati Bagh. Now, this is very, very close to the line of control. The Jamaat-ud-Dawa, the Lashkar-e-Taiba's charitable organization, had actually carried out a major relief camp there just in August. We haven't been able to get clear accounts of exactly how many people were killed or injured, but there does seem to have been damage to a Jamaat-ud-Dawa building used to run the organization's charitable activities in that hamlet. वादी लीपा में मौजूद खैराती बाग का इलाका जो तकरीबन 100 घरों पर मुश्तमिल है, यहाँ से करीब तरीन लाइन ऑफ कंट्रोल का फासला तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। लाइन ऑफ कंट्रोल से खैराती बाग तक पहुँचने के लिए 3 गांव और 6 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों को उबूर करना पड़ता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी चौकियों के एक दूसरे के ज्यादा करीब होने की वजह से यहाँ बरस हा बरस से कोई गोली नहीं चली। 50 साल मेरी उम्र है, यहाँ पिस्टल का फायर भी नहीं हुआ। तो ये झूठ है सर, प्रोपेगेंडा है, ऐसा कोई हुक्म नहीं हुआ। कोई सर्जिकल स्ट्राइक खैराती बाग में नहीं हुआ है, किसी जगह पे नहीं हुआ। अटैक हो गया था, पता लग गया, कोई बात नहीं। लोग ग्रां से ट्रेड शरीफ से साईं मीठा बाबी की ज़ियारत से इधर तक आएंगे, ये आवाम मर गई हुई है। 54-55 साल उम्र हो गई है, मैंने नहीं सुना कि खैराती बाग में कोई गोला आया हो। ये तकरीबन 80-82 में इधर फायरिंग हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। इधर सेंटर में इधर आ जाए, वो क्या हम मर गए, वो इधर आएंगे। Atmukam, which is a major district headquarters and houses a Pakistan Army Brigade headquarters, was also hit with a Jamaat-ud-Dawa center, a staging post, being targeted by Indian troops again at about the same time early in the morning, probably around 3:30.
This took place in a nala leading up to the Indian side of the line of control. Local residents we contacted were not able to give us details of precisely what kind of fighting went on and how many casualties were claimed here, but they corroborated accounts that there was a strike on their side of the line of control. ये 8 मकाम का शहर है जिसके जनूब मगरिब में दरियाए नीलम बहता है। मशरकी किनारे के साथ एक नाला लाइन ऑफ कंट्रोल से होता हुआ दरियाए नीलम से आ मिलता है। इस नाले के साथ साथ छोटी सी आबादी पर मुश्तमिल राउटा गांव आबाद है, जहां भारतीय मीडिया ने मुबैना सर्जिकल हमले का दावा किया है। उसने ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो दावा किया है ये सरासर झूठ है। मोदी का जो जुनून है वो अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा है कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक न किया है, न हुआ है, न फायर हुआ है। उसने हमला नहीं किया बल्कि उसने LOC की खिलाफ वर्जी की करके फायरिंग की है। इंडिया जो दावा कर रहा है वो सरासर झूठ बोल रहा है। इस बेसरोपा सर्जिकल हमले ने न सिर्फ भारतीय हुकूमत और फौज की साख को मुतासिर किया, बल्कि दुनिया भर में भारतीय मीडिया के काबिले भरोसा होने पर भी सवालिया निशान लगा दिया। सवाल ये है कि आखिर इस पॉलिसी के पीछे कौन कार फरमा है? Mr. Modi's real colors really came out in what I call the Doval doctrine, which is of pressuring Pakistan and not even bothering about the whole business of diplomacy. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. अगर कश्मीर ही वो बुनियादी तनाज़ा है जिस पर भारत ने अपनी बर्बरियत को छुपाने के लिए दोवाल नजरिए के तहत आजादी की इस तहरीक को दहशतगर्दी से मुंसलिक करने की ठान रखी है, तो अक़वाम आलम की खामोशी के क्या माने? Here the oppressor is clearly the Indian state, armed with impunity that is given by law. And you know, had this been happening, had sort of the Armed Forces Special Powers Act under Article 7 been working anywhere else in the world, you would see international outrage. But I think here the voices remain muted against this level of escalatory violence and sort of constant oppression, repression of one particular peoples and one particular state, because India is flexing a great deal of soft power muscle, and it keeps projecting its economic as well as cultural power well beyond its boundaries through its diasporas, through its cultural products, and it tries to set another narrative. मुबैना हमले के बाद जहां पाकिस्तान ने तहम्मुल और बुरदबारी का मुजाहरा किया, वहीं हिंदुस्तान तक सिफारती रसाई की भी हर मुमकिन कोशिश की। अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी जानते हुए भारत ने न सिर्फ कंट्रोल लाइन बल्कि बैनुल अक़वामी सरहद पर भी इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा करके दबाव बढ़ाने की कोशिश की, जिससे पूरे खित्ते के अमन को खतरात लाहक हो गए। They want perhaps to keep this whole conflict on the boil, so that they feel Pakistan is constantly busy with this, and the whole pretense of engaging Pakistan in dialogue, in responsible medium-term dialogue, even short-term, has been jettisoned, and I think that in itself is a state of heightened strategic irresponsibility for a country that knows that its neighbor with a long boundary is also nuclear, and instead of using that deterrent capability to its peoples and to the region's profit, it is ignoring the very dangerous flashpoint of the region, and it's a high-risk strategy. अहम तरीन सवाल ये है कि आखिर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए जो जंगी बुखार में मुब्तला हिंदुस्तान को बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज पर ले आए। And I believe
that given the political will, Pakistan and India are capable of resolving all their issues on the basis of sovereign equality of nations, and on that basis when they try and strive at reaching a solution on Kashmir, which is a win-win for all. Is that possible? Of course it's possible. And my prescription would be try legal diplomacy. Why? Because legal diplomacy has not been tried so far. And why do I insist on legal diplomacy is because all issues between India and Pakistan have a dominant legal characteristics. Whether they are old issues like Kashmir, it is dominant character is legal. There are UN resolutions, interpretation of the UN Charter, right of self-determination, then some agreement interpretation, the UN Charter and UN resolution interpretation. Or you can take the water issues. Again, it's an issue of interpretation of a treaty text, which is Indus Water Treaty, the new recent law relating to water law jurisprudence of upper and lower riparian, or any other matter, it has legal. And if you look at more current issues like Mumbai, Pathankot, Samjhauta, Yadev, what are these? They're essentially cases. No one is appreciating their feature, their legal feature of being a case. They are being viewed and handled diplomatically or politically. Now that's where it goes wrong. I would say I would not sue. As a Pakistani, I would not be suing for peace again and again. Let them wait it out. There is no a sovereign country that continuously sues for peace, because you then lose you lose political and diplomatic capital when you keep on suing for peace with a side that is quite intransigent and does not want to climb down from its maximalist position. I think that third parties is the only way. So if India wants to truly transform South Asia into an area of peace and tranquility, where, economy takes the lead, and the people of India and Pakistan and the region, prosper, then I think there is only one route, and that is the political route, which India seems to completely deny, and at the moment has been so obstinate and is trying to tread a path which is very dangerous, because if you don't have political engagement, then what is left? So I would think that Pakistan has taken a very mature position. It keeps on insisting that we must engage in dialogue, and I think Pakistan's policy is great. Ultimately, I think the world will also come round Pakistan, that there is no other alternative but to engage in dialogue and to find solutions to the problems, including difficult ones. अहद हाजिर में दुनिया के किसी भी हिस्से में ना तो तहरीक आजादी के फौलादी अज़्म को शिकस्त देना मुमकिन है, और ना ही रियासती जबर तशद्दुद की दास्तानों को दुनिया की नजरों से ओझल रखना। दोनों सूरतों में हजीमत के सिवा कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जंग मुसल्लत करके भी तहरीक आजादी की राह में रोड़े तो अटकाए जा सकते हैं, मगर इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसे दहशतगर्दी का नाम देकर भी हकीकत को बदला नहीं जा सकता। हकाइक को नजरअंदाज तो किया जा सकता है, मगर इनके नकूश को मिटाया नहीं जा सकता। बर्बरियत की आग भड़काकर तबाही और बर्बादी की अमीर गहराइयों में तो उतरा जा सकता है, मगर तरक्की और खुशहाली की बुलंदियों को नहीं छुआ जा सकता। नफरतों के बीज बोकर जुल्म की फसल तो काटी जा सकती है, मगर अमन व आश्ती के ख्वाबों की ताबीर हासिल नहीं की जा सकती।